हेलो व्यूवर्स, आपका स्वागत है लॉ चक्रा के एक ऐसे एपिसोड में जहां हम बात करेंगे कि कैसे न्यू सीजीआई के आने से सुप्रीम कोर्ट में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्हें भी फॉर्मर सीजीआई की तरह क्रिटिसिज्म से वंचित नहीं रखा गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हॉलवेज में हर नए चीफ जस्टिस के साथ एक नई उम्मीद और नए चैलेंजेस आते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना, भारत के 51st चीफ जस्टिस, जब अपनी कुर्सी पर बैठे तो पूरी लीगल फ्रेटर्निटी की नजरें उन पर आ टिकी। उनके पहले की सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने टेन्योर में काफी इम्पैक्टफुल रिफॉर्म्स लाए और अब जस्टिस खन्ना के सामने एक बड़ी चुनौती है। 82,000 से ज्यादा पेंडिंग केसेस जो एक एंडलेस पार्टी के अनइनवाइटेड गेस्ट जैसे लगते हैं। जैसे ही उनका पहला हफ्ता शुरू हुआ, एडवोकेट्स और लॉ ऑफिसर्स एक ही सवाल कर रहे थे कि जस्टिस खन्ना किस तरह के चीफ जस्टिस बनेंगे। क्या वो कुछ रिवॉल्यूशनरी करेंगे पेंडेंसी को कम करने के लिए, या उनका टेन्योर वही हाफ मेजर्स और बेकार प्रोमिसेस की कहानी बनकर रह जाएगा। लेकिन एक चीज क्लियर थी कि जस्टिस खन्ना समय बर्बाद करने के मूड में नहीं थे, क्योंकि पहले ही दिन उन्होंने एक विजन स्टेटमेंट और एक सर्कुलर इशू कर दिया जो चर्चा का विषय बन गया। जस्टिस खन्ना का ओपनिंग एक्ट अंडरस्टेटेड था लेकिन इम्पैक्टफुल, पर सवाल फिर भी वही है कि क्या वो केस वर्कलोड की इस पेंडेंसी को कम कर पाने में सक्सेसफुल होंगे। आपको बता दूं कि जस्टिस खन्ना के रिफॉर्म्स पर सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म ये है कि बार के साथ कंसल्टेशन नहीं हुई। बार कई सालों से सुप्रीम कोर्ट की लिस्टिंग प्रैक्टिसेस में ट्रांसपेरेंसी की डिमांड कर रहा है। एडवोकेट्स अक्सर कंप्लेन करते हैं कि केसेस ब्लैक होल में चले जाते हैं और ये पता ही नहीं लगता कि उनका केस कब लिस्टेड होगा। एडवोकेट कपूर का कहना है कि एफिशिएंसी की बात नहीं है, सिर्फ ये ट्रस्ट की बात है। उन्होंने कहा कि यूनिलैटरल डिसीजंस, चाहे इंटेंशन अच्छी हो, लीगल कम्युनिटी को एलिनेट कर देती है। सीजीआई जजेस की लीडर है, लेकिन वो पूरे इंस्टीट्यूशन को अकेले रिप्रेजेंट नहीं करते। कुछ एडवोकेट्स जैसे तलहा रहमान मानते हैं कि बार एसोसिएशन के बजाय सीजन्ड एडवोकेट्स को कंसल्ट करना चाहिए था। वो लोग जो डेकेड्स का एक्सपीरियंस रखते हैं, उनसे इंसाइट्स लेने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि क्या काम करता है और क्या नहीं, और यही वजह है कि अब न्यू सीजीआई पर भी सभी शक की निगाहें रख रहे हैं। खैर, जहां ये सब चल रहा है वहीं न्यू सीजीआई अपने विजन को लेकर स्ट्रॉन्ग है और आने वाले वक्त में केसेस पेंडेंसी को कम करने पर फोकस कर रहे हैं। पर क्या उनके साथ बाकी जजेस भी यही विजन रखते हैं? ऐसा हमारा कहना इसलिए है क्योंकि भारत की जुडिशरी एक अलग ही संघर्ष का सामना कर रही है, कम जजेस और बढ़ता वर्कलोड। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इस समस्या पर अपना दुख व्यक्त किया, ये मानते हुए कि जज टू पॉपुलेशन रेशियो की कमी का सीधा असर न सिर्फ जुडिशरी की एफिशिएंसी पर पड़ता है, बल्कि जुडिशियल ऑफिसर्स के काम के प्रेशर को भी काफी बढ़ा देता है, और इस प्रेशर के चलते गलतियां होना स्वाभाविक है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि 2002 में ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस में एक डायरेक्शन दी गई थी कि 2007 तक ट्रायल जुडिशरी में जज टू पॉपुलेशन रेशियो 50 पर मिलियन होना चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि 2024 तक भी ये रेशियो 25 पर मिलियन के आसपास भी नहीं पहुंचा है। जस्टिसेस अभय एस ओक, अनासुद्दीन अमनुल्लाह और ऑगस्टीन जॉर्ज मशी की बेंच ने ये बातें तब कही जब उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के एक सेशंस जज पर की गई हार्श रिमार्क्स को सेट असाइड किया। कोर्ट का कहना था कि जुडिशियल ऑफिसर्स के पर्सनल कंडक्ट पर रिमार्क्स करने से बचना चाहिए। जजमेंट में ये भी कहा गया कि जुडिशियल रिस्ट्रेंट की जरूरत है जब किसी जज के पर्सनल कंडक्ट के बारे में कोई ऑब्जर्वेशन लिखी जा रही हो। सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि हायर कोर्ट के जजेस भी मिस्टेक्स कर सकते हैं और ये एक ह्यूमन लिमिटेशन है जो वर्कलोड और स्ट्रेस के चलते होती है। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल वर्कलोड का स्ट्रेस पर हाईलाइट करते हुए कहा कि एवरी जज, irrespective of his post and status, is likely to commit errors. In a given case, after writing several sound judgments, a judge may commit an error in one of judgments due to the pressure of work or otherwise. कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अगर कोई गलती होती भी है तो हायर कोर्ट उसे करेक्ट कर सकती है, लेकिन गलती सुधारते समय अगर जुडिशियल ऑफिसर पर पर्सनल रिमार्क्स पास किए जाए तो उनके प्रोफेशनलिज्म के साथ उनके स्वाभिमान को भी नुकसान होता है। जजमेंट में कहा गया कि We must remember that when we sit in constitutional courts, even we are prone to making mistakes. Therefore, personal criticism of judges or recording finding on the conduct of judges in judgments must be avoided. सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस का जिक्र करते हुए कहा कि 2007 तक भारत के ट्रायल जुडिशरी में जज टू पॉपुलेशन रेशियो 50 पर मिलियन होना चाहिए था, लेकिन 2024 तक भी हम इस टारगेट के आधे तक नहीं पहुंच पाए। कोर्ट ने कहा, Meanwhile, the population and litigation have substantially increased. The judges have to work under stress. ये ऑब्जर्वेशन न सिर्फ जुडिशरी की हालत को दिखाता है बल्कि एक लार्जर सिस्टमिक इशू को हाईलाइट करता है। बढ़ती आबादी और केसेस की संख्या, लेकिन उसके प्रोपोर्शन में जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की कमी है। तो ऐसे में न्यू सीजीआई संजीव खन्ना कैसे इस प्रॉब्लम को सुलझा पाएंगे? न्यू सीजीआई ने वादा किया कि वो जजमेंट्स को ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिबल बनाएंगे, आम इंसान के लिए, और अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम को प्रमोट करेंगे ताकि कोर्ट्स का बर्डन कम हो।
लेकिन असली धमाका उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर ने किया, जो उन्होंने अपने टेन्योर के पहले ही सैटरडे को इशू करवा दिया था। सर्कुलर ने सुप्रीम कोर्ट के ट्रेडिशनल शेड्यूल को बदल दिया। वेडनेसडेज और थर्सडेज जो अब तक रेगुलर मैटर के लिए रिजर्व थे, उनका अब एलोकेशन बदलकर आफ्टर नोटिस मिसलेनियस मैटर्स के लिए कर दिया गया है। ये वो केसेस है जो शुरू के एडमिशन स्टेज से आगे बढ़ चुके होते हैं और कंपैरेटिवली फास्टर है। इसका मतलब था कि बड़े और कॉम्प्लेक्स केसेस जो रेगुलर हियरिंग के लिए लिस्टेड होते हैं, अब इनडेफिनिट पॉज पर चले गए। लीगल फ्रेटर्निटी के लिए ये एकदम अनएक्सपेक्टेड था, जैसे किसी ने चेस के बोर्ड पर सारे पीसेस का पोजीशन बदल दिया हो। मंडेज और फ्राइडेज फ्रेश मैटर्स के लिए रखे गए, ट्यूसडेज मिसलेनियस मैटर्स के लिए फिक्स हो गए, लेकिन वेडनेसडेज और थर्सडेज भी अगर मिसलेनियस मैटर्स के लिए छोड़ दिए गए तो रेगुलर मैटर्स का क्या होगा? क्या ये एक जीनियस स्ट्रैटेजी है पेंडेंसी को हैंडल करने की, या एक डेस्परेट मूव जो और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा? इन्हीं कुछ कंफ्यूजन्स और सवालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम्स और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड चेम्बर्स में थ्योरीज का बाजार गर्म था। सब सोच रहे थे कि क्या ये स्ट्रैटेजी दिल्ली हाईकोर्ट के एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड थी। जस्टिस खन्ना ने अपना ज्यादा टाइम दिल्ली हाईकोर्ट में गुजारा, जहां उन्होंने जुडिशियल एफिशिएंसी पर फोकस किया था, चाहे वो जुडिशियल ट्रेनिंग अकेडमिक्स हो या मेडिटेशन सेंटर्स। एडवोकेट श्वेतांग साइला कवाल, जो खुद दिल्ली हाईकोर्ट का काफी एक्सपीरियंस रखते हैं, उन्होंने कहा दिल्ली हाईकोर्ट में रेगुलर हियरिंग मैटर कभी लिस्ट ही नहीं होती। उन्होंने डर जताया कि जस्टिस खन्ना का रिफॉर्म रेगुलर केसेस को और ज्यादा इग्नोर कर देगा। कुछ एडवोकेट्स का कहना है कि जस्टिस खन्ना के रिफॉर्म्स को समझने के लिए हमें समझना होगा पेंडेंसी का असली स्केल। उन्होंने समझाया है कि सुप्रीम कोर्ट के केसेस ब्रॉडली दो कैटेगरीज में होते हैं। रेगुलर मैटर्स, ये सब्सटेंटिव केसेस होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस, कॉम्प्लेक्स लीगल इश्यूज या नेशनल सिग्निफिकेंस वाले मुद्दे। ये केसेस डिटेल्ड हियरिंग्स और काफी टाइम लेते हैं। मिसलेनियस मैटर्स, ये छोटे प्रोसीजरल केसेस होते हैं जो प्रीलिमिनरी इश्यूज पर फोकस करते हैं, जैसे स्पेशली पिटिशन का एडमिशन, ये जल्दी निपटाया जा सकता है। मिसलेनियस मैटर्स फास्ट रिजॉल्व होते हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के डॉकेट का मेजर चंक है जो रेगुलर मैटर्स के पाइपलाइन को ब्लॉक कर देता है। नवंबर 2022 में 28,000 से ज्यादा रेगुलर केसेस पेंडिंग थे। एक साल बाद जस्टिस चंद्रचूड़ के टारगेटेड एफर्ट्स के बाद ये नंबर 22,000 तक आया, लेकिन बाकी बैकलॉग मेजरली मिसलेनियस मैटर्स अभी भी एक बड़ा बॉटलनेक बना हुआ है। जस्टिस खन्ना की स्ट्रैटेजी है कि पहले आसानी से सॉल्व होने वाले केसेस क्लियर किए जाएं। बाय फोकसिंग ऑन मिसलेनियस मैटर्स वो ओवरऑल केस लोड रिड्यूस करना चाहते हैं। ये प्रैक्टिकल अप्रोच लगता है, लेकिन इसने लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को लेकर काफी क्वेश्चंस खड़े कर दिए हैं। जस्टिस खन्ना के रिफॉर्म्स की सफलता काफी हद तक एक अननोटिस्ड प्लेयर पर डिपेंड करती है, जो की है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, जो केसेस को शेड्यूल करती है। उस रजिस्ट्री पर अक्सर अंडरस्टाफ्ड और ओवरवर्क्ड होने का आरोप लगता है। एक बात तो पक्की है कि भारत की जुडिशरी अब हाफ मेजर्स अफोर्ड नहीं कर सकती। डिसाइसिव एक्शन का वक्त अब आ गया है। आपको क्या लगता है? हमें जरूर बताएं। Until then, keep following us. AIB क्रैक करना है, लेकिन कैसे करें स्मार्ट स्टडी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज का यूज? नो स्ट्रेस, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अल्टीमेट सोल्यूशन। लॉ चक्रा के साथ आपको मिलेगा टॉप नॉच टिप्स और प्रूवन टेक्निक्स स्पेशली फॉर AIB, और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड निशांत वर्मा के इनवैल्यूएबल इनसाइट्स के साथ 30 नवंबर को ज्वाइन करिए हमारे एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जहां आपको मिलेगा ओपन बुक एग्जाम का सही तरीका और वो सब कुछ जो आपके AIB प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। हर क्वेश्चन का जवाब, लाइव इंटरैक्शन और एक्सपर्ट से अपने डाउट्स क्लियर करने का एक मौका। AIB टफ तो जरूर है, लेकिन राइट गाइडेंस के साथ ये अचीवेबल है। 30 नवंबर हमें ज्वाइन करिए और अपने सपने को एक और स्टेप अपने करीब लाइए। रजिस्टर नाउ।